नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर के जे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज की तारीख है 12 अप्रैल 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ, इसके बाद न्यूज़ को हम देखेंगे। पिक्चर से आप लोग समझ गए होंगे, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ये जो सोनम वांगचुक है ना, इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर के एवं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, पार्टिकुलरली हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं। भारत और चीन के मध्य विवाद चल रहा है। इसका असर सीधा सीधा सीमा में रहने वाले जो बसे हुए गांव हैं, वहाँ के जो चरवाहे लोग हैं ना, उनकी रोजी रोटी के ऊपर पड़ता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो बहुत सारे ग्लेशियर हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, ये जो ग्लेशियर होते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों को 12 महीने पानी अवेलेबल कराते हैं। यहाँ का जो बर्फ़ है पिघल पिघल करके पानी कंटिन्यू भेजते रहता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं ना, ये साल भर पानी प्रवाहित करती हैं, 12 मासी नदियाँ मानी जाती हैं। तो सोनम वांगचुक की क्या क्या डिमांड है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। वैसे तो देखा जाए ये आर्टिकल काफ़ी टाइम पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो न्यूज़ है आज की नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से ये न्यूज़ चल रही है। कैसे करके ये जो बैटल चल रही है कि लद्दाख को हम सेव कर सकें, साथ ही साथ में जो ऑल ह्यूमैनिटी है उसको हम सेव कर सकें, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर आंसर राइटिंग करना है, वो उसकी जो लाइनें रहेंगी वो इस प्रकार से रहेंगी। सोनम वांगचुक्स क्लाइमेट फास्ट हैज़ हाईलाइटेड द लार्जर इशू ऑफ फ्रेजाइलिटी ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। देखिए, आपको 250 शब्दों में जो आंसर राइटिंग करना है, उसमें क्या क्या आपसे बोला जाएगा। सोनम वांगचुक ने फास्ट रखा है, वो कंटिन्यू उपवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं सरकार को कि आप ये जो हिमालयन इकोसिस्टम है ये कितना नाजुक है, यहाँ पर आप इतना ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं ना, इसका बुरा असर पड़ने वाला है। उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है, इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये मैप है और मैप के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं जब से हमने धारा 370 हटाए हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो और वो लेह है, ये पूरा लद्दाख वाला एरिया है। 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट रखा गया था सोनम वांगचुक के द्वारा, यहाँ से इसकी शुरुआत करी जाती। तो जो रेमन मैग्सेसे अवार्डी विनर हैं 2018 के एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एड्रेस किया था एक 30,000 लोगों की सभा को लेह में। कहाँ पर? लद्दाख की बात कर रहे हैं। 6 मार्च 2024 को अनाउंसमेंट किया था कि मैं 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट रख रहा हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने ना केवल लद्दाख के लोगों के लिए बोला था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपील किया था कि आप पहले छोटे से एरिया को बचाइए, इसके बाद आप पूरी दुनिया को बचाने की बात करिए। सबसे पहले तो लद्दाख के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बातें बताई जाती हैं कि लद्दाख का क्षेत्र कैसा है, कौन कौन लोग यहाँ पर रहते हैं, इसके साथ ही साथ में वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये लोकेटेड है 11,500 फीट की हाइट पर। लद्दाख कंप्राइजेस 97% इंडिजीनियस ट्राइब्स। यहाँ पर हमको 97% इंडिजीनियस जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसी हैं जो कि पास्टोरल लाइफ्स जीती हैं, मतलब आजीविका के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर है। साधारण देहाती जीवन ये जीते हैं। तो लोकल लोगों की समस्या देख लिए। दूसरी जो समस्या है यहाँ पर वो है प्राकृतिक आपदाएं। बॉर्डर डिस्प्यूट तो चल ही रहा है, साथ ही साथ ये जो हिमालयन वाला रीजन है, यहाँ पर आपको फ्लड्स, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। चौथे नंबर में जो चीज़ प्रभावित कर रही वो है ग्लेशियर का पिघलना, और ग्लेशियर पिघल रहा है पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने के कारण। हिमालयन रीजन में 15,000 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं, ठीक है।
इस जिसको हम थर्ड पोल के रूप में भी जानते हैं। स्प्रिंग एंड समर के टाइम में बात करें तो ये जो ग्लेशियर्स रहते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस इनके माध्यम से हो पाती है। इनका पानी मेल्ट होकर के इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में जाता है और साल भर पानी की अवेलेबिलिटी ये सिक्योर करते हैं। हिमालयन ग्लेशियर ठीक वैसे ही जैसे कि दुनिया के और भी ग्लेशियर हैं, ये अभी रिस्क में चल रहे हैं क्योंकि ये तेज़ी के साथ में मेल्ट होते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते चलते। एंड ये चीज़ अफेक्ट करने वाली है यहाँ के रहने वाले लोगों को, जो माउंटेन रीजन में रह रहे हैं, एंड जो नीचे रह रहे हैं उन लोगों को भी प्रभावित करने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम किस प्रकार से हुआ, तो जब से बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाई है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाई है ना, यहाँ पर डेवलपमेंट का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेज़ी के साथ में हो रहा है। मिशन 8 और NAPCC की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सन 2008 में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था 8 मिशन, और ये जो मिशन थे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के अंतर्गत आए थे। सेकंड नंबर में NMSH की बात करी जाती है। उनमें से एक ठो था NMSH, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, मतलब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। NMSH का मेन उद्देश्य था कि हमको जो साइंटिफिकली चीज़ों का अनुमान हम यहाँ पर लगा सकें, उसकी कैपेसिटी को डेवलप करना है। हमको पता है कि जो हिमालयन रीजन है वो काफ़ी कमज़ोर है, वल्नरेबल है, उसका अंदाज़ा हमें लगाना है कि किस प्रकार से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड कंटिन्यू हमको अंदाज़ा लगाते रहना है हिमालयन इकोसिस्टम का हेल्थ का स्टेटस कैसा चल रहा है। तो जब हम इस प्रकार की संस्थाएं बना चुके हैं तो ये संस्थाएं इस चीज़ों को क्यों नहीं रोक पाई हैं, क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। ऑलमोस्ट देखा जाए ना, एज सुन एज लद्दाख बिकेम यूनियन टेरिटरी, बहुत सारे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर दिए जाते हैं रैपिड पेस के साथ, बहुत तेज़ी के साथ में। इसमें इंक्लूडेड हैं जैसे कि ब्रिज बनाए जा रहे हैं, रोडों को चौड़ा किया जा रहा है, टनल बनाई जा रही हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करे जा रहे हैं, एंड एयरपोर्ट टर्मिनल स्थापित करे जा रहे हैं ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। इनमें से भी बोला जा रहा है जो 14.15 किलोमीटर का जोजिला टनल है, एंड 230 किलोमीटर का कारगिल जांस्कर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, 10 गीगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि कवर करता है 20,000 एकड़ को चांगथांग रीजन का। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। लद्दाख इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2023 की बात करें, जिसका उद्देश्य है कि यूटी जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है इसको हम प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट का। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए हमें यहाँ पर बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं स्थापित करने की ज़रूरत है, इसलिए सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। एक ऐसा क्षेत्र जिसने आपदाएं देखी हैं, हिमालयन रीजन में बहुत सारे डिजास्टर अब तक आ चुके हैं। 2010 के बाद से देखा जाए हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी आपदाएं आई हैं जिसमें जीवन और लाइवलीहुड, ठीक है, रोजी रोटी की भी हानि हुई है। 2013 में, ठीक है, बादलों का फटने की घटना हमको देखने को मिला था अपर रीचेस ऑफ द हिमालयन रीजन में। इससे फ्लैश फ्लड हमको देखने को मिला था केदारनाथ में, 6,000 लोगों की जानें गई थी, एंड बहुत सारे जो सेटलमेंट है, लोगों के घर स्वेप्ट हो गए थे, उजड़ गए थे। फिर जनवरी 2023 में जोशीमठ में हमको एक डिजास्टर देखने को मिला था, जहाँ पर बोला जा रहा है कि ज़मीन धसक रही थी, ठीक है। इसके बाद नवंबर 2023 में रेस्क्यू किया गया था 41 ट्रैप्ड वर्कर को, सिल्कियारा टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उनको, जो कि वहीं पर काम करते करते फंस गए थे। इसका मतलब ये है जो हिमालयन रीजन है ना वो इंटरनेशनल अटेंशन की डिमांड करता है। फिर उत्तराखंड की यदि हम बात कर लें, जहाँ पर भी ये त्रासदियाँ हुई हैं वहाँ पर भी देखें ना तो सन 2000 में इसके गठन के बाद से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी हमको देखने को मिली हैं।
जियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट बहुत सारी वार्निंग देते रहते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में हमें ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको नेचुरली हमको छोड़ने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कॉन्स्टिट्यूट किया था एक एक्सपर्ट कमेटी की even suggested that authorities limit the number of pilgrims visited the चार धाम हिमालयन श्राइन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आप तीर्थयात्री लेकर के जा रहे हैं ना, उनको आप लिमिटेड करिए, ज़्यादा लोगों को भी ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिस्टम है लोगों के भार को नहीं सहन कर पाएगा। कैरिंग कैपेसिटी आखिर क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल है जिसको कोई भी इकोसिस्टम सह सकता है विथआउट इरोडिंग इट, वो अपने आप को ख़त्म नहीं करेगा। तो जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को लेकर के जाती हैं हमारी सरकार, और डिजास्टर हमको देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा असर किस पर होने वाला है? प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं वर्कर लोग, जो गरीब वर्कर लोग काम कर रहे हैं ना, एंड आजू बाजू के जो रेजिडेंट है, टूरिस्ट हैं एंड पिलग्रिम्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं गरीब माइग्रेंट वर्कर। गवर्नमेंट बॉडीज सैंक्शनिंग द प्रोजेक्ट और डेवलपर एग्जीक्यूटिंग दैम escape द wrath ऑफ द माउंटेन। वहीं सरकार की जो एजेंसियां हैं ना, क्या काम करती हैं, वो तो यहाँ से निकल लेते हैं। अब रिव्यू की यदि हम बात करें तो जो रिव्यू भी यहाँ पर आ रहा है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा राइटर का कहना है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी निराशाजनक बात यह है कि अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने और विशेषज्ञ समितियों के गठन के बावजूद उनकी सिफारिशें के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। शायद ही कोई उचित परिश्रम जिसमें जोखिम मूल्यांकन होना चाहिए, सुरक्षा के उपाय होना चाहिए, भूवैज्ञानिक और भूकंपीय विश्लेषण होना चाहिए, पहाड़ों में करोड़ों रुपए की मेजर परियोजनाओं में से किसी में भी जाता है। ठीक है, इतनी सारी परियोजनाएं चल रही हैं, इसमें जोखिम मूल्यांकन में लोग पैसा नहीं लगाएगा, सेफ्टी उपाय में कोई पैसा नहीं लगाएगा, तो यहाँ पर भी पैसे खर्चा करने की हमको ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम पर डिस्कस करने वाले हैं, ये एडिटोरियल बताता है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं, इंडिया में अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारत के आजू बाजू में जो कंट्रीज़ लोकेटेड हैं, ये कंट्री के साथ में इंडिया की रिलेशनशिप कैसे करके प्रभावित हो सकते हैं, पार्टिकुलरली चुनाव के समय में, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। जैसे ही चुनाव आता है, नेता लोग जो है बड़े बड़े वादे करना चालू कर देते हैं, जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर तंज कसना चालू कर देते हैं, नए नए नियम कानून ऐसे लाना चालू कर देते हैं जिनसे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो प्रभावित होती है। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है और इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। शुरुआत हम करते हैं कच्चीऊ आइलैंड को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, कच्चीऊ का जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, साथ ही साथ तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है, भारत में भी चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के मुद्दे सरकार उठाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ वो आकर्षित कर सके। कच्चीऊ के बारे में बोला जाता है कि आज़ादी के बाद ना एक एग्रीमेंट हुआ था 1974 का। इसमें शुरू में तो ऐसा बोला गया कि एक काम करते हैं, कच्चीऊ के ऊपर जो अधिकार है ना, किसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा, श्रीलंका के। लेकिन मेन जो चीज़ है, जैसे कि आपको पूजा करने के लिए जाना, आपको मछली पकड़ने के लिए जाना, तो ये अधिकार आपके बने रहेंगे। फिर एक और एग्रीमेंट आया था 1976 का। इसमें 1976 के एग्रीमेंट में बोला जाता है कि ये जो मछली पकड़ना है ना, दोनों देशों ने मना कर दिया कि था कि हम भी नहीं पकड़ेंगे, आप भी मत पकड़ना, और इसके लिए पार्टिकुलरली विशेष अधिकार की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ और यहाँ पर बताई जाती है कि इस अधिकार को जब छोड़ा था इंडिया ने, तो एक और जो जगह है जस्ट नीचे, भारत के एकदम नीचे की तरफ यदि हम चाहते हैं तो वहाँ एक जो जगह है उसके ऊपर अधिकार हमको प्राप्त हो गया था।
अब यदि ये केस फिर से ओपन होता है ना, तो जो कच्छाथीवू को अब लोग बोल रहे हैं कि हम वापस लेकर के आएंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस से आप पूछिए कि उन्होंने इसको भूदान के रूप में क्यों दे दिया था। तो श्रीलंका के साथ में सबसे पहले तो हमारे जो रिलेशनशिप है ना वो ख़राब हो जाएंगे यदि ये मुद्दा उठता है। तो अभी तक हमारे रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, भारत ने श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो उस समय में बोला था कि हम आपको $4 बिलियन की हेल्प करने वाले हैं, ताकि आप आपके देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उससे आप उभर करके बाहर आ सकें। अब यहाँ पर बोला जा रहा है अब हो सकता है कि हम नेगोशिएशंस करें, दैट इंडिया इज़ अंडरटेकिंग राइट नाउ और हैज़ ऑलरेडी एग्रीड टू, such as the maritime boundary settlement with Bangladesh that was accepted by the New Delhi in 2014 after a United Nations Tribunal verdict। हमें 2014 का एक वर्डिक्ट आया था यूनाइटेड नेशंस का, उससे भी कुछ सीखने की ज़रूरत है, जिसमें बोला जा रहा है कि जो बाउंड्री का सेटलमेंट है यूनाइटेड नेशन ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट की तरफ से हम कर पाए थे। फिर जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट रहा था इंडिया बांग्लादेश के बीच में ताकि एक्सचेंज हो सके एनक्लेव्स, बी रिवाइज बाय अनदर गवर्नमेंट इन फ्यूचर। अब एक बार तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, सरकार बदलेगी तो क्या वो एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव करेगी, और जब ये रिवाइव करेगी तो फिर से जो मुद्दे हैं, रिश्ते हैं बांग्लादेश के साथ में वो हमारे ख़राब होने वाले हैं। अनक्लोज की बात करी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैरी टाइम एग्रीमेंट होते हैं इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, ये करता है इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। और ये तो देखिए यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि इसके माध्यम से कोई चीज़ रिवाइज हो जाए, तो ये काफ़ी कठिन बात है, आसान बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक गारंटीड की बात कर रहे हैं 1960 इंडस्ट्रिटी वाटर, विश्व बैंक ने गारंटी प्रोवाइड करी थी 1960 के इंडस्ट्रिटी वाटर को। इसके बाद आप देखिए इसमें भी आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, यदि करेंगे भी तो ये कोई आसान काम होने वाला नहीं, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक शामिल है। अब कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि डायरेक्टली और भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ में संबंधों को ख़राब कर रहे हैं। पहले नंबर का जो कानून है वो है CAA। जस्ट चुनाव के ठीक पहले ही सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की घोषणा कर दी गई है। अब इससे पाकिस्तान जैसे देश, अफ़गानिस्तान जैसे देश ज़्यादा तो प्रभावित नहीं होने वाले हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ की हम बात करें जैसे कि बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश भी खुश नहीं रहेगा CAA को लेकर के, क्योंकि उसको लगता है भारत कैसे कह दे रहा है कि हम लोग हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाने जैसा ही हो गया है। एक चीज़ और इसमें बोली जाती है कि जो CAA लाया गया है ना, इसमें मुस्लिमों को सिटीजनशिप देने से मना किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इनको कभी कोई प्रताड़ित नहीं करता, इसलिए हम इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जो कि मुस्लिम कंट्री में माइनॉरिटी के तौर पर है। लेकिन बोला जाता है कि कुछ कुछ जो ग्रुप ऐसा है मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुसलमानों में भी, जो कि माइनॉरिटी के तौर पर रहता है, जैसे कि अहमदिया लोग हो गए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हो गए हैं, एंड श्रीलंका में जो तमिल हिंदू लोग हैं उनका क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा किया जाता है। इसके बाद कौन कौन से और भी डिस्प्यूट नए नए चीज़ें खड़े कर रहे हैं, जैसे कि सरकार NRC लेकर के आई है। NRC के अंतर्गत सीधे सीधे बांग्लादेश के साथ में, ठीक है, ढाका के साथ में हमारे संबंध खराब होने वाले हैं। इसके अंतर्गत NRC में क्या होने वाला है, असम में जो अवैध रूप से रह रहे हैं ढाका के लोग, बांग्लादेश के लोग, इनको हम बाहर करेंगे। बाहर करेंगे तो जाहिर सी बात है ये कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे देश के लोगों को कोई बाहर निकाले। CAA को लेकर के हम ऑलरेडी से बात कर चुके हैं। इसके बाद ऑलरेडी से हमारा चाइना के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है। कहाँ पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के ऑलरेडी से हमारा डिस्प्यूट चलते ही आ रहा है।
एंड हाल फिलहाल में देखा जाए अभी अपोजिशन पार्टी जो है कंटिन्यू इस मुद्दे को उठा रही हैं कि आप क्यों ज़मीन दे दिए हो, हमारे जो सैनिक मारे गए उनका क्या हिसाब किताब है। अब इसके बाद यदि कोई भी एक्शन लिया जाता है इंडिया की तरफ से तो जाहिर सी बात है चाइना और भारत के रिलेशनशिप ख़राब होने वाले हैं इस चुनाव में। सिख पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की डेथ का मुद्दा अभी हाल फिलहाल में उठा है। इसमें भी भारत को घेरने की बात करी जा रही है। कनाडा की सरकार, यूएस की सरकार बोलते हैं कि हो सकता है कि इसमें भारत ने बदला लिया होगा और हमारी ज़मीन में इस सेपरेटिस्ट को उसने मरवाया है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही थी कि यदि कोई व्यक्ति, कोई आतंकवादी पाकिस्तान भी चला जाएगा तो हम पाकिस्तान में घुस करके उसको मारेंगे। तो हो सकता है ये, इस बात की संभावना लग रही है कि हो सकता है इसको भी उन्होंने घुस के मरवा दिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की राह की। तो देखिए फ्यूचर में क्या हमको करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, सबसे पहले इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं इनको हम बायलैटरल बैठ करके निपटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव प्रचार प्रसार में बस घोषणा करते जाएं, रैली में आप प्रचार प्रसार करते जाएं उल्टा सीधा। इससे कोई भी मुद्दे को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ये रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि जितने भी स्टेटमेंट हम जो दे रहे हैं ये अटेंशन पैदा करते हैं नेबर कंट्रीज़ का, स्पेशली जब हमारे यहाँ पर चुनाव होने वाले हों और साथ ही साथ सोवरेनिटी का इशू उठ करके आता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड आई है। हाल फिलहाल में देखा जाए एडीबी ने प्रोजेक्शन दिया है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है ना वो 7% रहने वाली है इस साल। रिटेल इन्फ्लेशन में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। वो कितनी रहेगी? 4.6%। रिटेल इन्फ्लेशन रहेगी 4.6%। एंड ये जो फूड इन्फ्लेशन है ये भी 5.7% में आने वाली है, ऐसा आउटपुट में हमको देखने को मिला है। हालांकि देखा जाए ना तो इसमें कुछ कुछ रिस्क भी हमको देखने को मिलेंगे हमारी इकोनॉमी में, जैसे कि जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस है वो बढ़ सकता है। इससे हायर ग्लोबल इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलेगी एंड हायर इनकम्स विल इस पर डिमांड एंड कॉन्फिडेंस लेवल अमंग अर्बन कंज्यूमर। लेकिन जो शहरी लोग हैं जिनकी इनकम यदि बढ़ रही है, जेब में पैसा ज़्यादा आएगा तो ये लोग बाज़ार से सामान ज़्यादा खरीदेंगे। बाज़ार से सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो कंपनी अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी। इस प्रकार से जो मार्केट है उसमें कॉन्फिडेंस आने वाला है। सबसे पहले हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। उस समय में 68 मेंबर हुआ करते थे। 49 अलग अलग रीजन से इसमें पार्टिसिपेशन हुआ था। इसके अंतर्गत कुछ उद्देश्य रखे गए हैं, जैसे कि प्रॉस्पर्स, इंक्लूसिव, रेजिलेंट, सस्टेनेबल एशिया का निर्माण करना है एंड द पैसिफिक वाइल सस्टेनिंग इट्स इफोर्ट टू इराडिक्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक और जो चीज़ है वो है गरीबी को हमको नीचे लाना है। डेवलपमेंट को ऊपर लेके जाना है, गरीबी को नीचे लेकर के जाना है, एशियन डेवलपमेंट बोलता है। ये अपने जो मेंबर हैं और इसके जो पार्टनर हैं इनको लोन प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंट देता है, ग्रांट के रूप में पैसा देता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ताकि प्रमोट किया जा सके सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इसका उद्देश्य रखा गया है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। 31 दिसंबर 2019 तक देखा जाए एडीबी के 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन कौन है? जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। दोनों की हिस्सेदारी है 15.5% की। इसके बाद चाइना की हिस्सेदारी है 6.4% की, इंडिया की है 6.3% की, ऑस्ट्रेलिया की 5.8% की। इसके हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। न्यूज़ में आया है कि यहाँ के जंगल में आग लग गई है और लगभग 100 हेक्टेयर का जो जंगल है इस आग से प्रभावित हुआ है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शॉर्टकट इसको WWS बोला जाता है। ये केरला में लोकेटेड है
एंड ये इंटीग्रल पार्ट माना जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो उसके अंतर्गत वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, किनारे में ग्रीन कलर से इसको दिखाया गया है। वहीं जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये पहला था, पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी रिजर्व पहला ऐसा था जिसको हम बायोस्फीयर यूनेस्को की साइट में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किए थे। इस रिजर्व में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि मदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली भी इसमें शामिल है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है एंड ये कॉन्टीजियस माना जाता है, मतलब लगा हुआ एरिया है किसका, नागरहोल एंड बांदीपुर ये कर्नाटक में पड़ता है, मदुमलाई तमिलनाडु में पड़ता है और ये केरल में पड़ता है। काबिनी रिवर इस सेंचुरी से होकर के गुजरती है और ये जो काबिनी है कावेरी की सहायक नदी मानी जाती है। वहीं यदि हम इसके फॉरेस्ट की बात करें, कौन कौन से प्रकार के यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, प्लांटेशन ऑफ टीक, यूकेलिप्टस एंड ग्रेवेलिया जैसे पेड़ पौधे यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं।